दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा गिरफ्तार। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में नामजद है मुकेश बोरा। उत्तर प्रदेश से हुई मुकेश बोरा की गिरफ्तारी। जिलाधिकारी के एक्शन के बाद आबकारी विभाग में दिखा असर। ओवर रेटिंग की शिकायतों पर विभाग की छापेमारी जारी। सत्ताईस से 28 सितंबर को वुडस्टॉक स्कूल में वेल विडिंग सम्मेलन का होगा आयोजन। सम्मेलन में 73 स्कूलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बागेश्वर के एक दिवसीय दौरे पर महेंद्र भट्ट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का होगा आवागमन। कुमाऊं क्षेत्र में लगाए जाएंगे 41 चार्जिंग स्टेशन। पहले फेज में चारधाम यात्रा के मार्गों पर लगे थे चार्जिंग स्टेशन। देहरादून बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिरी कार। एक युवक की मौत। दिल्ली से चमोली जा रहा था मृतक। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। मसूरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिना हेलमेट तेज गति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कई वाहनों को किया गया सीज। विकासनगर में नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के कामगारों के साथ मारपीट। गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ऊंचे पद के लोगों ने ड्राइवरों के साथ मारपीट की। धान खरीद की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। 1 अक्टूबर से शुरू होगा धान खरीद। धान का न्यूनतम मूल्य 2300 रुपए होगा। उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। खनन को लेकर नई नियमावली की जारी। अवैध खनन पर सख्त हुआ प्रावधान। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और दुखद खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि महिला से दुष्कर्म और उसकी 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया है। बोरा को बुधवार को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस ने मुकेश बोरा को भगाने वाले लोगों को भी सह अभियुक्त के रूप में विवेचना में जोड़ा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश से पुलिस ने मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दुग्ध संघ में काम करने वाली महिला ने मुकेश बोरा पर दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला की तहरीर पर मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। के लालकुआ थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की एफआईआर में दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष है मुकेश बोरा, वो पहले दिन से ही वांटेड थे और इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें अलग अलग जगह गई और आज जो हमारी टीम है इसको ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, पुलिस कंटिन्यू प्रयास कर रही थी। कुछ लोगों के द्वारा अभियुक्त को सहायता की गई और उसकी मदद की गई, जिसकी वजह से अभियुक्त बहादुर रूप से फरार रहा और जिन लोगों ने मदद की उनको भी विवेचना में पुलिस ने शामिल किया। देखिए, जो शुरू की विवेचना है उसमें इनके सहअभियुक्तों से भी और बाकी जगह से कुछ एविडेंस मिले, जिसके आधार पर जल्दी हम मुकेश बोरा के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देंगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के एक्शन के बाद आबकारी विभाग में अब इसका असर भी दिख रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि पिछले दिनों देहरादून के डीएम सविन बंसल ने शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद राजधानी देहरादून की कई ठेकों पर छापेमारी की। मदिरा की दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिए जाने पर देहरादून के डीएम सविन बंसल खुद साक्ष्य बने। ग्राहक बनकर छापेमारी करने पहुंचे डीएम को निर्धारित मूल्य से 20 रुपए अधिक उनसे वसूला गया। उसके बाद से डीएम के निर्देश पर अब लगातार आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद भी प्रदेश के सभी 13 जिलों में 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और कई जगहों पर ठेका संचालकों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया था। और अब बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करेंगे। मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल में 27-28 सितंबर को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वैल विंडंग सम्मेलन का आयोजन होगा। आपको जानकारी दे दें कि मसूरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में वुड स्टॉक स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैल विडंग कॉन्फ्रेंस में 17 भारतीय राज्यों के 73 स्कूलों के 145 प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल के एक स्कूल के प्रतिनिधि के कुल 232 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस अद्वितीय मंच की परिकल्पना इस तरह से की गई है कि स्कूलों में छात्रों के हित, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ाने वाली अभिनव नीतियों और रूपरेखाओं का पता लगाने का प्रयास हो सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए स्कूली समुदाय को जरूरी जानकारियों और उपकरणों की मदद से सशक्त बनाना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बीजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कपकोट और बागेश्वर विधानसभा के 2 मंडलों में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की है। वहीं बागेश्वर पद में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रदेश अध्यक्ष कपकोट विधानसभा के शिखर मंडल में मौजूद बीजेपी जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। यहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कपकोट विधानसभा में सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी ली। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़ा जाए। और उत्तराखंड सरकार ने खनन के क्षेत्र में नियमों को और सख्त बनाते हुए नई नियमावली जारी की है। जी हां, इस संशोधन नियमावली का नाम उत्तराखंड खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024 रखा गया है। इस नई नियमावली के तहत खनिजों का परिवहन कर रहे सभी वाहनों में जीपीएस प्रणाली का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही धर्मकांटा को भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय के ई-रवन्ना पोर्टल से इंटीग्रेट करना भी जरूरी होगा। यदि कोई वाहन बिना वैध दस्तावेज के खनिजों का परिवहन करता पाया गया तो वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जिस स्टोन क्रशर से अवैध खनिज लाया गया होगा उस क्रशर पर भी 5 लाख रुपए का अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। नियमावली में अवैध खनन परिवहन से जुड़े वाहनों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड की धनराशि को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें जेसीबी, पॉकलैंड जैसे बड़े वाहनों से लेकर छोटे 4 पहिया वाहनों तक के लिए अलग अलग जुर्माने की राशि तय की गई है। इसके अतिरिक्त बुग्गी, पिकअप जैसी गाड़ियों पर अवैध खनिज पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्वीकृत भंडारण और अनुज्ञा स्थलों के अलावा अन्य जगहों पर अवैध रूप से भंडारित खनिजों को चयनित ठेकेदार द्वारा प्रचलित रॉयल्टी की 2 गुनी राशि जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। इस धनराशि को संबंधित ठेकेदार के पक्ष में समायोजित किया जाएगा।
और अब आगे बढ़ते हुए हम बात नई टिहरी की करेंगे। नई टिहरी के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत मंजियाण गांव में पहुंचकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने क्रॉप कटिंग का जायजा लिया है। जायजे के दौरान उन्होंने कहा कि जो क्रॉप कटिंग की जा रही है वो बहुत ही बेहतर तरीके से की जा रही है। यहाँ पर धान की बेहतर खेती की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के द्वारा समस्या बताई गई है, जंगली जानवर और अन्य पशुओं को लेकर शिकायत भी की गई है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है जिसमें खेतों में काफी उपजाऊ खेती हो सके। गांव में क्रॉप कटिंग की कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभी जो हमने क्रॉप कटिंग करी उसमें जो भी यील्ड आई है वो पहले से काफ़ी बेहतर आई है। यहाँ पे अच्छी खेती की जा रही है धान की, लेकिन कुछ किसानों के द्वारा समस्याएं बताई गई है जंगली सुअर को लेकर और अन्य पशुओं को लेकर जो कि खेती को नुकसान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमको प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जैसा अधिक से अधिक खेतों की घेरबाड़ आदि की व्यवस्था कर सकें, जिससे कि और भी हमारी उपज जो है खेतों की वो बढ़े। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। आपको ये जानकारी दे दें कि घायल बदमाश को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर घायलों की हालत गंभीर देखते हुए काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जसपुर में हुई सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को इसी बदमाश ने अंजाम दिया था। इसके पहले भी इस पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। और महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा के सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें संबंधित विभागों के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई है। बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 11,386 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जुलाई और अगस्त माह के लिए 3,41,58,000 रुपए की धनराशि बांटी गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर सर्वोच्च बल देते हुए इसे हर स्तर पर सुनिश्चित करने और उत्तराखंड को महिलाओं और बालिकाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में अधिकारियों को कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त बैठक में महिला कल्याण संस्थाओं के नियमित निरीक्षण को बढ़ाने और वहां पर सुविधाओं को सुचारू बनाए रखने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा की गई है कि वात्सल्य योजना के अंतर्गत अपात्र हो चुके लाभार्थियों को हटाया जाए और इसके लिए तकनीक की भी सहायता ली जाए। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भारत सरकार की आंगनबाड़ी कम क्रैच योजना पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए और नवरात्रों में मॉडल क्रैच क्रियाशील करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में निदेशक महिला कल्याण प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, सीपीओ मोहित चौधरी समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद नजर आए। लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग के दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वो उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की दूसरी बैठक विधानसभा में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर समिति के सदस्यों ने चर्चा कर अपने अपने सुझाव दिए हैं। बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। 4 अक्टूबर को अगली बैठक की तारीख तय की गई है, जिसमें दोनों बैठकों में तय किए गए बिंदुओं पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि 18 सितंबर को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए थे। समिति को रिपोर्ट देने के लिए 1 माह का समय दिया गया। 8 अक्टूबर से पहले समिति को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार द्वारा नगर निगम विधेयक में आरक्षण समेत तमाम विषयों को लेकर संशोधित विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान प्रवर समिति को भेजा गया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 9 सितंबर को प्रवर समिति का गठन किया था और 1 महीने के भीतर यानी कि 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएँ हमारे माननीय विधायकगणों की थी उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहाँ प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखेंगे अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी, उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष पे पहुंचने की स्थिति में होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमुन कासमी ने देश के सभी वक्फ बोर्ड अध्यक्षों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिन गरीब और बेसहारा लोगों के लिए वक्फ की संपत्तियों का उपयोग किया जाना था, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उनके चहेते अमीर बनते गए। मुफ्ती शमुन कासमी ने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया और कांग्रेस के शासनकाल में ही वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस में मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और जिसके लिए इन संपत्तियों को दान किया गया है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार देश में सबको साथ लेकर चल रही है। हाँ, बिल्कुल, मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च के बाद ये बात मैंने कही है कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो सबसे बड़ा उन्होंने मुसलमानों के साथ छल किया है, वो ये है कि अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के गरीब यतीमों और तलाकशुदा महिलाओं, बेवाओं और कमज़ोर लोगों के लिए उनके एजुकेशन के लिए वक्फ की गई थी, यानी दान की गई थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर ये काम किया कि अपने चहीतों को उस पर बिठाया और उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने उस कीमती प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया। यहाँ तक हुआ है कि अपने चहीतों को फिर वो लीज पर दी गई और उस पे लीज पे देने के बाद 15 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए इतने किराए पे ले करके उसमें बड़े-बड़ी दुकानें, बड़े-बड़े मॉल खोल दिए गए। तो वो तो अमीर से अमीर होते चले गए। तो उसके 2 फायदे कांग्रेस को हुए कि एक तो जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, जिससे वो मुख्य धारा की तरफ आ सकते थे, उनके अच्छे हॉस्पिटल हो सकते थे, अच्छे अस्पताल बन सकते थे, अच्छे स्कूल बन सकते थे।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज यूजीवीएन लिमिटेड के मुख्यालय उज्जवल में निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की गई। बैठक में चर्चा हुई कि यूजीवीएनएल अगले 8 साल के दौरान अपने उत्पादन क्षमता को 1440 मेगावाट से बढ़ाकर 3100 मेगावाट करने की योजना पर काम कर रहा है। इस समय प्रदेश में ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है उससे अतिरिक्त प्रदेश में 600 मेगावाट और ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके अलावा विभाग ने तय किया है कि वर्तमान में अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाकर 3100 मेगावाट किया जाए। आपको यह भी बता दें कि सेंट्रल पीएसयू और प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट वो भी करीब 4 से 5,000 मेगावाट के अगले 8 वर्षों में पूरे होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर बना दिया गया है और उस पर कार्रवाई ऐसा होने पर की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य जैसा कि आप जानते हैं कि टेहरी बांध ने तो जो 2012-13 की हमारी आपदा थी उसको कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो हमारा ऋषिकेश और हरिद्वार हमारे जो टाउन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्षति होती अगर टेहरी परियोजना द्वारा जो हमारी 2013 की त्रासदी थी उस समय अगर पानी ना रोक लिया गया होता तो बांधों से पानी रोक करके फ्लड कंट्रोल किया जाता है जिससे कि जो क्षति है उसको न्यून किया जा सके। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की करते हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। मामले को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार ने कहा है कि पहले फेज में हमने 4 धाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि कोई भी ई वाहन चालक जरूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चार्ज कर सके। चार धाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज़ में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहां वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जहां वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके आगे यात्रा कर सकता है, उसको हेल्डअप नहीं होना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है लोग। और मंगलवार देर रात बछेली खाल ग्रामीण द्वारा देहरादून बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलीधार देवप्रयाग के पास एक गाड़ी के खाई में गिर जाने की सूचना थाना देवप्रयाग को दी गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वो जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत ने बताया है कि उनके साथ तहसीलदार देवप्रयाग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला खाई से, जो कि घटनास्थल पर ही मृत अवस्था में पाया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि मृत व्यक्ति की पहचान चंडीगढ़ निवासी 37 वर्षीय सूरज मदान के रूप में हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि यह व्यक्ति दिल्ली से चमोली जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे, जिसके बाद इस तरह की घटना घटी है। मामले में आगे की जांच जारी है।
कल रात्रि 9 बजे के लगभग बछली खाल ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि बछली खाल धौलीधार के पास कोई गाड़ी गिर गई है। मैं थाने से अपने फोर्स सहित वहां मौके पे पहुंचा तो देखा कि गाड़ी काफ़ी नीचे गई है। रात्र का समय और अंधेरा होने के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, झाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी थी। फिर भी हम लोग रेस्क्यू करते हुए नीचे पहुँचे तो देखा कि एक वैगनार गाड़ी जो दिल्ली नंबर की है वह काफ़ी नीचे और क्षतिग्रस्त हो रखी है। करीबन 100 मीटर नीचे रोड से गिरी हुई थी। आसपास का भी सर्च किया गया तो गाड़ी के पास झाड़ी में ही एक डेड बॉडी मिली जो संभवतः उसी ड्राइवर की है और उसका वहाँ पे आधार कार्ड मिला, फ़ोन मिला और उसके गाड़ी में बैग मिले। जानकारी की तो उसका नाम सूरज मदान चंडीगढ़ का रहने वाला है और ज्ञात हुआ इसके परिजनों से कि यह जो है अकेला ही दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था, कोई अपना प्राइवेट काम करता है। रेस्क्यू कर मौके से उसकी डेड बॉडी को ऊपर रोड तक लाए और उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल भेज दिया गया था। परिजन पहुंचने वाले हैं और पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी, घटना की जांच की जाएगी। यहाँ पर रोड भी काफ़ी चौड़ी है और वो भी रोड पिलर भी लगे हैं। बाकी सब तलाश किया गया तो कोई अन्य वहाँ पे मौजूद नहीं मिला। और अब आगे बढ़ते हुए बात दिनेशपुर की कर लेते हैं। दिनेशपुर में आत्महत्या की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पहले युवा अब नाबालिग भी आत्महत्या कर रहे हैं। ताजा मामला दिनेशपुर थाना अंतर्गत बसंती गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक नाबालिग लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते पहले अपने हाथ का नस काटी और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नाबालिग की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि मृतक नाबालिग का पड़ोस के गाँव की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर गांव के प्रमुख लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले पंचायत भी की गई थी, जिसमें दोनों नाबालिगों के बालिग होने तक शादी कराए जाने की सहमति बनी। लेकिन फिर मंगलवार को अचानक मृतक विक्की दास ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए पहले अपने हाथ की नस काटी और जब वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में जांच जारी है। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।